कोई पर क्लिक करी तुरंत है। के परिप्रेक्ष्य में हम सबके आगे आ रहा है, उन स्किल्स की चर्चा हमारी जो अभी पूर्व जो विगत वर्ष था उसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और इस नीति के अंतर्गत जो 21वीं सदी के लिए क्या कौशल होने चाहिए टीचर्स के, उस पर बहुत अच्छी तरह से इस दस्तावेज ने जो है बातें जो हैं वो रखी हैं। और आज की जो ये वेबिनार का जो मुख्य जो थीम लिया गया है, जो संदर्भ लिया गया है, उसमें अगर उसको हम एक कह सकते हैं कि उसके सक्सेस चाहते हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो कि उन स्किल्स का डेवलपमेंट, उन स्किल्स को प्रमोशन, उन स्किल्स को कैसे हम इम्पार्ट कर सकें अपने स्किल्स के लिए, तो सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि वे स्किल्स क्या हैं और आज के 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में वे स्किल्स जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है वह क्या हैं और किस तरह से हम अपने टीचर्स की कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग और कमिटमेंट जो है उन लेवल्स को जो है वो अभिवृद्धि कर सके। तो आज की मेरे ख्याल टाइम ना करते हुए आज की हम जो विषय मुझे दिया गया है कि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझें और फिर अगर हम समझकर उसको जो हमारे जो टीचर्स के लिए जो स्किल्स हैं उन पर अगर हम उनको देखें तो मेरे ख्याल एक हमको अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, और एक हमको दिशा निर्देश जो है वो देगी। तो आज के सत्र में मैं अपनी प्रस्तुति जो मैंने बनाई है उसका मैं शेयर करती हूँ। स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। मेरा डेस्कटॉप आ रहा है? अभी नहीं मैम। नहीं है, एक मिनट। अब शायद आ रहा होगा। अब आ रहा है? जी मैम। आ गई स्क्रीन? ठीक। तो इस वेबिनार के द्वितीय सत्र में मैं आप सभी लोगों का जो है वो स्वागत करती हूँ, और इसमें जो हम जिन बातों पर जो चर्चा करेंगे वह है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसका एक समग्र दृष्टि अगर हम उसको दें तो क्या रहेगी। तो आज की जो हमारा प्रस्तुतिकरण, जो हम जिस व्याख्यान में जो चर्चा करेंगे जिन बातों पर, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या विजन है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मौलिक सिद्धांत हैं वो क्या हैं, और इसकी क्या क्या विशेषताएं, मुख्य रूप से यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह किन बातों को जो है वो बता रही है, और उन्हीं से हम स्किल्स की बात की ओर जो है वो जाएंगे। और इसमें जो मेन जो फोकस किया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि जो स्कूल एजुकेशन है, विद्यालय शिक्षा, हायर एजुकेशन और फिर टीचर एजुकेशन में किन किन बातों पर वह बल दे रही है। तो मैं चाहूंगी कि इस जो हमारा ये व्याख्यान है उसके बाद आप एक इस जो हमारा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज
जो विगत वर्ष में हमारे सामने जो है आया है, उसका आप विजन से परिचित हो सकें, उसके मौलिक सिद्धांतों से आप लोग परिचित हो सकें और उसकी क्या विशेषताएं और इसमें जो मुख्य जो इसके पार्ट्स हैं उससे आप परिचित हो सकें। और स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टीचर एजुकेशन में यह किन किन मुख्य बातों पर फोकस करता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो यह जो पिछले वर्ष 29 जुलाई को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये अप्रूव किया और देश के समक्ष जो है इसे प्रस्तुत किया गया। और इसके उसमें अगर आप जाएं तो पहले ड्राफ्ट बना था, लंबी प्रक्रिया थी, क्योंकि कोई भी जब नीति बनती है तो जो अगर हम जानते हैं कि कोई भी देश का जो मुख्य एजेंडा होता है वह एजुकेशन है, और एजुकेशन कैसा हो, और वह एजुकेशन जो है एक तरह से देश का जो ड्रीम है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है। और उसके लिए जो है मेरे ख्याल जब से हम लोग स्वतंत्र हुए तब से शिक्षा नीतियां आई हैं, अनेक कमीशंस आए हैं, और उन्हीं को जो हमारा लास्ट जो था 1986 वाला जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था 1986, उसके बाद अभी जो आई है 2020 में, एक तरह से आप कहिए 30 दशकों के बाद जो है हमारे पास एक नई शिक्षा नीति जो है आई है। और इसमें जो इस शिक्षा नीति का अगर आप रूपरेखा देखें तो वह हमारा जो भारत आगे भविष्य में कैसा होगा उस कल्पना का जो है इसमें रूपरेखा के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। एंड द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी आती है तो ये नहीं कि हम एक ही वर्ष में या कुछ ही चंद आप कह सकते हैं महीनों में जो है हम उस पॉलिसी को क्रियान्वित कर सकें। तो एक फेज मैनर में, चरणबद्ध तरीके में जो इस पॉलिसी में बातें कही गई हैं, चरणबद्ध तरीके में जो है उसे क्रियान्वित करने के लिए जो है ये पॉलिसी जो है वो संस्तुति करती है। और बाय 2040 जो है जो भी बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी गई हैं उनको लागू करने को देश के समक्ष जो है जितने भी हमारे जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे वह प्राथमिक स्तर की हो, माध्यमिक स्तर की हो या उच्च शिक्षा हो, उसमें रूपांतरित करने की बात जो है वो की गई है। अगर हम इस दस्तावेज के विजन से अगर रूबरू हो तो क्योंकि विजन में ही सारी बातें छुपी हुई हैं और इस विजन को लेके ही यह दस्तावेज जो है वो बना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की संकल्पना करती है। तो मतलब हमको जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी कार्य संस्कृति है, जो हमारा जो एक तरह से जो हमारी शिक्षा जो पूर्व में रही है, जो प्राचीन में है, उस पर यह शिक्षा नीति जो है वो बल दे रही है। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की संकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात भी कही गई है। तो क्वालिटी एजुकेशन सभी को, और उसके लिए अनेक प्रयास जो हैं इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है वो प्रदान किए गए हैं। गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से जो है अपना योगदान प्रदान कर सके, जिससे कि हमारा भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सकेगा। तो एक हम महाशक्ति, एक ग्लोबल जो है हम वर्ड जो है नॉलेज पावर बन सके, सुपर पावर बन सके, उसकी संकल्पना इस दस्तावेज के अंतर्गत जो है वो की गई है। और यह दस्तावेज एक क्योंकि वैश्विक परिदृश्य को लेकर जो है ये बात करता है, इसलिए ग्लोबल सिटीजनशिप की भी बात करता है। और ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए क्या क्या स्किल्स, क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, वो सारी बातें ये दस्तावेज जो है वो रखता है। तो एक तरह से अगर हम विजन को इसका पुनरावलोकन करें तो एक कि हमको भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली पर इसका केंद्र बिंदु है और सभी के लिए जो है क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और सभी को एक आप कह सकते हैं जस्टिफिकेबल, आप कह सकते हैं इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के निर्माण की बात करता है, जो कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो भी करते हैं, जो कि हमारे वैश्विक संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य हैं। और
ये जब हम इस तरह की शिक्षा प्रणाली की जब संकल्पना करेंगे तो वह निश्चित ही भारत को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा। और इसी विजन को लेकर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है कुछ मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जो कि उसकी विशेषताएं, और यह विशेषताएं जो हैं आपको जो है स्कूल या विद्यालय शिक्षा में भी दिखेंगी, आपको उच्च शिक्षा में भी दिखेंगी, माध्यमिक शिक्षा में भी दिखेंगी, व्यावसायिक शिक्षा में भी दिखेंगी। मतलब कोई भी शिक्षा के कोई भी आप क्षेत्र में जाएंगे, ये सिद्धांत का अनुपालन सभी स्तर की शिक्षाओं के अंतर्गत जो है वो किया जाएगा। तो ये मौलिक सिद्धांत क्या कहते हैं इस दस्तावेज में? प्रत्येक बालक की विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, तो उन क्षमताओं को स्वीकारना, उनको पहचानना और उनके विकास हेतु जो है प्रयास करना। तो ये स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि जो भी हमारे शिक्षा क्या है कि जो भी बालक में जो छिपी प्रतिभाएं हैं उनको अभिव्यक्त करना। ठीक है, तो उसी बात को यह हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो कहती है। दूसरा जो है कि फ्लेक्सिबल है, इसमें इस जो भी हम पाठ्यक्रम हो, जो भी शैक्षिक कार्यक्रमों के जो भी हमारे पाठ्यक्रम हो उसमें लचीलापन हो। बालक जब भी शिक्षा करे तो वह अपने जो लर्निंग उसका पाथ है उसके में वह कहीं पर भी जा सकता है। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे कि जब स्नातक स्तर के कार्यक्रम होगा तो उसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे, जो कि अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कार्यक्रमों में नहीं है। तो एक लचीलापन पाठ्यक्रम में होगा और प्लस मल्टीपल एग्जिट आप कह सकते हैं, एडमिटिंग पॉइंट भी हैं, प्रवेश के भी एंट्रेंस पॉइंट भी हैं और एग्जिट पॉइंट्स भी हर एक कार्यक्रम में जो है छात्र को दिए गए हैं। तो छात्र अपनी मर्जी से जो है अपना लर्निंग पाथ या लर्निंग कोर्स जो है वो ऑप्ट कर सकता है। कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम जो एक हम लोगों ने सेपरेशन किया है, जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एक कंपार्टमेंटलाइज है कि ये स्ट्रीम होगी साइंस की, ये आर्ट्स की, अब यह कोई स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं होगी। मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करता है और होलिस्टिक एजुकेशन की अवधारणा पर यह जो डॉक्यूमेंट है यह बल देता है। जब हम मल्टीडिसिप्लिनरी की बात कर रहे हैं तो मतलब एक ही विषय के साथ अगर वह एक ही सपोज विषय में वह स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर रहा है, तो उसमें हम अलग अलग विषयों को भी वह ले सकता है। और यह पाठ्यक्रम जब बनाया जाएगा तो उसमें अलग अलग विषय भी और उसके क्रेडिट्स जो हैं वह ट्रांसफर किए जाएंगे। तो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर होंगे हमारे अब जो भी वर्तमान में जब इसको लागू किया जाएगा कोर्सेज जितने भी एजुकेशनल, चाहे वह स्कूल लेवल पर हम देखें या हम उच्च शिक्षा के स्तर पर देखें। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र में मतलब हम शिक्षा का अगर उद्देश्य देखते हैं तो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि हम केवल जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र तक अनुसीमित ना होकर बालक के भावात्मक अनुक्षेत्र जो उसका इफेक्टिव डोमेन है और उसका जो क्रियात्मक अनुक्षेत्र है जिसे हम स्किल या कौशल वाला कहते हैं, उसके भी विकास पर बल तो हमें देना है। और इन तीनों पर जब विकास होता है तब हम एक सर्वांगीण विकास या समग्रता की बात जो है वो कहते हैं। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड की बात हर एक स्तर पर के शिक्षा पर यह डॉक्यूमेंट जो है वो करता है। जो अगला जो मौलिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है यह दस्तावेज कि अवधारणात्मक समझ या संप्रत्यात्मक समझ पर जोर है। रोट लर्निंग की बजाय जो हम मेमोरी पर, कंठस्थीकरण पर जो हम बल देते थे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, अब जो भी हमारे शिक्षा के कोई भी स्तर हो उस पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अवधारणात्मक या संप्रत्यात्मक समझ पर या अवबोध पर अधिक बल जो है वो देना है। तार्किक निर्णय लेने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने हेतु क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर बल है। और ये जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग है, दीज आर वन ऑफ द 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर टीचर्स, और यही जो है स्किल्स के रूप में जो है वो आएंगी। तो किस तरह से हम अपने स्टूडेंट्स में सृजनात्मक
समीक्षात्मकता का विकास कर सकें, किस तरह उनमें समीक्षात्मक चिंतन का विकास कर सकें। और जब हम चिंतन की बात करते हैं तो अभिसारी चिंतन किस तरह से हम उनका विकास बालक में कर सकें, उस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग यह दस्तावेज जो है वो रिकमेंड करता है। अगला सिद्धांत जो है बहुभाषिकतावाद, मल्टीलिंग्विज्म पर, कि जो माध्यम होगा किसी भी कोर्स को क्रियान्वित करने का, उसमें स्पेशली जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें बहुभाषिकता पर बल दिया है कि हमको अनेक माध्यमों का प्रयोग जो है भाषा के रूप में करना है। और ये भाषा वह होनी चाहिए जो भाषा हमारी कक्षा का समझ रहा है। लेकिन अगर विषय हमारा भाषा ही है तो वहां पर भी बहुभाषिकतावाद के लिए जो है यह संस्तुति, यह प्रतिवेदन करता है कि हम उस भाषा को अगर हम विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं तो उस भाषा का प्रयोग तो होगा ही, जैसे अंग्रेजी विषय है या संस्कृत विषय है या हिंदी विषय की अगर कोर्स है या क्लास है तो उसमें उस लैंग्वेज की तो प्रधानता रहेगी। लेकिन विषय को समझाने के लिए अगर छात्र उस भाषा को नहीं समझता तो हम अन्य भाषाओं का प्रयोग भी माध्यम के रूप में कर सकते हैं। तो भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए जो है यह जो अगला इसमें सिद्धांत है जीवन कौशलों, जैसे जो आपसी संवाद है, सहयोग है, सामूहिक जो हम कोलैबोरेशन की आजकल बात करते हैं, और कोलैबोरेशन भी एक इम्पोर्टेंट जो है आपका स्किल है, उनके विकास के ऊपर यह जो है दस्तावेज उसकी संस्तुति जो है वो करता है। सीखने के लिए जो है हम अनेक तरह के आकलन विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सीखने के लिए जो है सतत संरचनात्मक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर बल दिया है। और ये मुख्य विशेषताओं के रूप में भी आएगा कि जो आजकल हम समेटिव योगात्मक आकलन या मूल्यांकन पर बल देते हैं, यह दस्तावेज जो है वह बात कर रहा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की, कि जो भी वह सीख रहा है, आपको पता है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो उन बातों को रखते हुए यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पर हो जाता है। और उस तरह की हमको अनेक जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रचना कौशल हैं, उनका पेडागोजी जब हम कक्षा शिक्षण की बात करेंगे तो वहां उनका प्रयोग जो है वो करना है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर यह जोर देता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं, चाहे वह टीचिंग के लिए हो, चाहे वह लर्निंग के लिए हो, चाहे वह असेसमेंट के लिए हो, चाहे हम आप कह सकते हैं ई रिसोर्सेज बना रहे हैं, तो जितना टीचर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को किस रूप में वह इंटीग्रेट कर सकता है अपने टीचिंग में, लर्निंग में और असेसमेंट प्रक्रिया में, तो यह टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की भी बात करता है। और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इसका मतलब एक टीचर में होनी चाहिए, किसी भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट, कोई भी विषय का टीचर हो, उसमें एक टेक्नोलॉजिकल और आप कह सकते हैं डिजिटल स्किल्स का होना, ये 21st सेंचुरी जो है कि में भी ये आएंगी। विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान, कि जितने भी हम चाहे स्कूल लेवल कोई भी स्तर के शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है वो बनाया जा रहा है, तो उसमें स्थानीय परिवेश, जो लोकल जो सेटिंग्स हैं, जो हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट है और जो डाइवर्सिटी है, उस पर उन चीज को भी हमको पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है। पूर्ण समता एवं समावेशन पर यह दस्तावेज जोर देता है। सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में एक तरह का तालमेल और संतुलन हो, चाहे जब अभी हम स्कूल विद्यालय शिक्षा को देखेंगे तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, फंडामेंटल, जो प्राइमरी, मिडिल, तो इन सब स्टेजेस में एक तालमेल होना चाहिए। और फिर जो स्कूल शिक्षा जो है उसका जो है उच्च शिक्षा के साथ जो है तालमेल होना चाहिए, उसका जो है व्यावसायिक शिक्षा के साथ जो है वो तालमेल और संतुलन जो है वो होना चाहिए। शिक्षकों और संकाय सदस्यों को अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो है वो माना गया है, और इसीलिए टीचर्स की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, टीचर्स की जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उन पर उनके संवर्धन के लिए यह दस्तावेज जो है
जो है संस्तुति करता है। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से यह एक प्रभावी नियामक ढांचा भी जो है रेगुलेटरी जो है हर एक जो है लेवल के एजुकेशन के लिए बनाया गया है, और स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से जो है नवाचार लाया जाए और इन बॉक्स थिंकिंग के बदले जो है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। और एक सर्वांगीण विकास के लिए या शिक्षा के विकास के लिए जो है उत्कृष्ट स्तर का शोध हर एक स्तर पर, अभी तक हम केवल जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ही जो है शोध के कोर्सेज हमारे होते थे और केवल जो है हमारा पीएचडी और एमफिल जो है वो ये कोर्सेज उतने तक सीमित थे, लेकिन अब हर स्तर की शिक्षा पर जो है शोध के लिए प्रोत्साहन इस दस्तावेज में किया गया है। और भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, कि जो भी हम पाठ्यक्रम बनाएं और हम अपने बालकों में कि वह एक भारतीय होने का वह गर्व महसूस करें, जिससे कि करें, और उसके लिए हमको अपने पाठ्यक्रम में एक तरह से जो है एक भारत केंद्रित, जो कि हमने अभी विजन की बात की थी कि भारत केंद्रित जो हमारी शिक्षा प्रणाली, चाहे वह शिक्षा स्तर की, चाहे वह विद्यालय स्तर की हो, वह उच्च शिक्षा स्तर की हो, उनको रखना है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर देखें तो इन्हीं सिद्धांतों से हम इन विशेषताओं को जो है प्रतिपादित कर सकते हैं। तो इसमें जो है स्कूल एजुकेशन के लिए एक नया स्वरूप जो कि आजकल 10+2 है, उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 से, और इसमें जो है मल्टीलिंग्विज्म पर बल दिया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पर बल दिया गया है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बल दिया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कोर्सेज में, कोर्सेज के जो करिकुलम है उसमें, और फिर जो हमारे जो भी कोर्सेज हों उसमें बहु प्रवेश और निकास के विकल्प हो, मल्टी एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट होने चाहिए, लाइफ स्किल्स पर जोर देता है, क्रिएटिविटी पर, फिर आपका क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आपके स्किल्स भी हैं, क्रिएटिविटी, आपका ये क्रिटिकल थिंकिंग, और फिर टेक्नोलॉजी का कैसे इंटीग्रेशन हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और इसमें अभी हम बात करेंगे शोध के लिए जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और उच्च शिक्षा के लिए एक ही जो है रेगुलेटरी बॉडी जो है वो बनाई गई है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और टीचर एजुकेशन में जो एक मूलचूक परिवर्तन हुआ है उसमें इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड की बात यह डॉक्यूमेंट जो है वो रखता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सिद्धांत इस दस्तावेज में दिए गए हैं उनसे हम इन विशेषताओं को निरूपित कर सकते हैं। अब इस अगर डॉक्यूमेंट में आप देखें तो यह 4 भागों में है। पहला जो है वह विद्यालय शिक्षा पर फोकस है, दूसरा भाग इस डॉक्यूमेंट का जो है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा पर है, तीसरा जो इसका भाग है इस डॉक्यूमेंट का वह अन्य केंद्रीय विचारणीय बिंदु हैं जिसमें टेक्नोलॉजी और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की ये बात करता है, और चौथा जो है कि इस दस्तावेज की क्रियान्वयन की रणनीति क्या होगी, और 2040 तक इसको स्टेज मैनर में जो है इसको क्रियान्वित करने का जो है एक रणनीति जो है वो बनाई गई है। अगर हम पहले भाग में अगर इसकी मुख्य बातों को देखें तो पहला जो है स्कूल एजुकेशन, इस स्कूल एजुकेशन में जो पहली बात कही गई है कि जो लर्निंग के जो फाउंडेशन है उसके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि अभी भी यह कोर्स हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको हमने प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत नहीं रखा, एक तरह से आप कह सकते हैं प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक स्तर में रखा था, लेकिन अब इसको जो है स्कूल एजुकेशन का एक इसको अहम भाग बनाया गया है, और इसे शुरू में अभी जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फाउंडेशन, क्योंकि माना गया है कि जो लर्निंग है वह शुरू के 8 वर्षों में ही होती है, और इसीलिए जो है इस कोर्स इस जो है ये प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए जो है क्लास रखी गई।
फिर बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर यह बात करता है। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या किस प्रकार विद्यालय में कम हो और सभी स्तरों की शिक्षा पर एक सभी जो है छात्रों की एक सार्वभौमिक एक्सेस हो सके, वह सुनिश्चित करना। और किस तरह से जो हमारा विद्यालय पाठ्यक्रम है और जो हमारा पेडागोजी है उसमें किस तरह से हम अपनी पेडागोजी में किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बना सके, जिससे बच्चा जो है आनंद की अनुभूति जो है वो कर सके। और फिर इसमें इंक्लूसिवनेस हो, सभी के लिए यह समान हो। स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और इसमें प्रभावी जो है गवर्नेंस हो स्कूल शिक्षा के लिए। ये अलग अलग बिंदु जो हैं इस स्कूल एजुकेशन वाले पार्ट में दिए गए हैं और इन बिंदुओं को खाली मैं एक प्रस्तुत कर रही हूँ और इन्हीं बिंदुओं की चर्चा को विस्तार रूप से जो चर्चा इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है वो की गई है। इसके बाद 9वां बिंदु जो है वह उच्च शिक्षा से जो है वो रिलेटेड है, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को एक नवीन स्वरूप और प्रदान किया, जिससे कि हम भविष्य के लिए अपने उच्च शिक्षा को ले सके। ये 9वें बिंदु में है। और फिर इसमें एक रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है उच्च शिक्षा में, और इसमें होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा जो कि हमारे स्कूल एजुकेशन में भी थी और हायर एजुकेशन में भी रखी गई है, छात्रों के लिए इष्टतम अधिगम वातावरण एवं एक सपोर्ट सिस्टम जो है प्रदान किया जा सके। तो जब हम कि किस तरह से जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट जो कोलैबोरेशन से जो प्रोग्राम हैं उनके लिए हम सपोर्ट दे सकें, स्टूडेंट्स को एकेडमिक सपोर्ट दे सकें, उनको हम एक तरह से आप कह सकते हैं इमोशनल सपोर्ट दे सकें। तो किसी भी तरह का सपोर्ट हम छात्रों को दे सकें, उसके लिए एक जो है ऑप्टिमल एनवायरनमेंट जो है तैयार करना है हायर एजुकेशन में। और फिर प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय, एक मतलब टीचर्स जो हैं वो होने चाहिए जो कि आप कह सकते हैं हाईली कॉम्पिटेंट हों, स्किल्ड हों। और इसी को लेकर जो है ये वेबिनार के टॉपिक को लिया गया है, जो थीम लिया गया है वेबिनार का, कि जो टीचर हो वो मोटिवेटेड हो, हाईली कॉम्पिटेंट हो, कमिटेड हो और वह हम एनर्जाइज हो, उसमें एक्टिव हो और उसको हम एम्पावर कैसे कर सकें, जो डिफरेंट स्किल्स हैं, तो प्रोफेशनली एम्पावरमेंट कैसे हो, स्किल्स के द्वारा हो। इस तरह के टीचर्स की जो है हायर एजुकेशन में जो है वो बात की गई है। उच्च शिक्षा में समता और समावेश, ये विद्यालय शिक्षा में भी था। अध्यापक शिक्षा को भी जो है उच्च शिक्षा का भाग, और इसके लिए भी जो है पूरी बातें जो है वो की गई हैं, जिसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा का पुनः आकल्पन, रीइमेजिनिंग किया गया है। नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी जो है क्षेत्रों में जो है क्वालिटी जो है रिसर्च हो सके और उच्च शिक्षा की एक नियामक प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन, खाली अब एक सिंगल रेगुलेटरी जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है प्रस्तावित की गई है और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और जो है नेतृत्व की बात उच्च शिक्षा के बिंदुओं में की गई है। तीसरा भाग जो कि है अन्य केंद्रीय विचार्य बिंदु, इसमें 20वां बिंदु जो है वो वोकेशनल एजुकेशन पर केंद्रित है। 21वां प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करता है। 22वां बिंदु इस दस्तावेज का भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन पर बल दे रहा है। 23वां बिंदु प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण, और जिससे हम टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और डिजिटल स्किल्स टीचर्स में होनी चाहिए, उसको लेते हैं। और ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, ये 24वां बिंदु है भाग 3 में। और जो चौथा भाग जो इस दस्तावेज का अंतिम भाग है उसमें 25वां बिंदु है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और 26वां है वित्त पोषण सभी के लिए वैनीय एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। और 27वां की इस जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और जो इस दस्तावेज में जो सिंबल्स यूज की गए हैं उनकी एक सूची जो है इसमें
लास्ट में जो है इस दस्तावेज में प्रस्तुत की है। तो ये 4 भाग जो हैं इस दस्तावेज के हैं। अब अगर हम पहला इसका भाग लें और उसमें क्या मुख्य बातें ये दस्तावेज कहता है, तो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा की ये बात करता है। जो 10+2 जो वर्तमान शिक्षा हमारी प्रणाली है स्कूली व्यवस्था की, उसको रिप्लेस किया है इस दस्तावेज ने 5+3+3+4 स्वरूप से। और स्कूली व्यवस्था में 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर जो है 5+3+3+4 का एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में जो 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं थे, उनको क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। तो जो हमारा प्री प्राइमरी, जो नर्सरी, प्री नर्सरी जो थे, उनको हमने अपने स्कूल सिस्टम में नहीं जोड़ा था। तो उनको अब इस जो हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है उसमें इनको जोड़ दिया गया है। तो 5+3 में जो मुख्य रूप से आएगा वह है ECCE, जो कि एक मजबूत बुनियाद स्कूली शिक्षा को या विद्यालय शिक्षा को प्रदान करेगी। और इसको अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था, तो 2 साल में बच्चा ये जो था 10+2, तो 10 साल 6 में आता था फर्स्ट क्लास में, और 10वीं तक 6 से 16, और फिर +2 11वीं और 12वीं जिसमें उसकी एज जो है 16 से 18। अब उसको रिप्लेस किया गया है जो 3+2, ये जो है 8 है, इसको फंडामेंटल रखा है, और ये है 5 जिसमें 3 इयर्स का आपका है आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका, और फिर क्लास 1 और क्लास 2 6 और 8। तो ये सेम है, यहाँ से 6 और 8 से सेम है हमारा। और उसके बाद क्लास 6 to 8 जिसमें 11 से 14 वर्ष का बालक होगा, ये तीसरी स्टेज है। और फिर 14 से 18 जो कि क्लास 9 से 10, उसमें हमारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक थी। यहाँ को माध्यमिक को एक ही लेवल दिया है, 4 मतलब साल का रहेगा, 9 to 12th क्लास। और इसको अगर हम और डिटेल्ड में देखें तो जो प्रपोज करिकुलर स्ट्रक्चर ये नई शिक्षा नीति कहती है, तो स्टेज 1 5 साल का है। 5 साल को फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, फाउंडेशनल 1 और फाउंडेशनल 2। फाउंडेशनल 1 में जो ECC वाला पार्ट आएगा, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, और एज जो रहेगी 3 to 6 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा ये आएगा जो हमारा प्री प्राइमरी जो पहले था उसको जोड़ा गया है इस विद्यालय शिक्षा में। फिर फाउंडेशनल 2 क्लास 1 और 2 से शुरू होगा, और एज बालक की होगी 6 से 8, ये हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी था। फाउंडेशनल स्टेज 5 के बाद स्टेज 2 में बालक जाएगा, जो कि 3 साल की होगी, और इसे प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से कहा गया है, जिसमें क्लास 3 to क्लास 5, और एज बच्चे की रहेगी 8 to 11 ईयर्स। स्टेज 2 के बाद बच्चा स्टेज 3 में जाएगा, और यह भी 3 साल की होगी, और इसे मिडल स्टेज कहेंगे। और इसमें क्लासेस आएंगी 6 to 8, जो कि अभी हमारी उच्च प्राथमिक थी। इसमें एज रहेगी बालक की 11 से 14 साल। और फिर सेकेंडरी में जो है स्टेज 4, जो कि आपकी क्लास 9 से क्लास 12 रहेगी, और जो एज रहेगी बालक की वह है 14 से 18। तो एक तरह से आप कह सकते हैं 3 से 18 साल जो है बालक की एज रहेगी, और इस एज में वह जो है क्लास 1 और 2 फाउंडेशन 2 में है, और फाउंडेशन 1 में जो है आपका ECC कोर्स आएगा, जो कि आंगनवाड़ी प्री स्कूल के द्वारा जो है दिया जाएगा। स्कूली जो है शिक्षा के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर, जो कि फाउंडेशनल जो होगा, जो फाउंडेशनल 1 है, उसमें इस पर ज्यादा बल दिया जाएगा। और शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि बाय 2025 जो है विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जो हम कहते हैं 3 R's क्या है, रीड कर सके, राइट कर सके, और जो हम कह सकते हैं कि जो गणित के जो छोटे छोटे जो हैं ऑपरेशंस, उनको वह गुणा भाग जो है वो कर सके। तो वह साक्षरता बच्चे में आनी चाहिए।
और इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो है प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक पर एक राष्ट्रीय मिशन भी जो है स्थापित करने की संस्तुति इस के द्वारा दस्तावेज के द्वारा की गई है। प्रिपरेटरी क्लास बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 वर्ष की आयु से, तो मतलब जो फाउंडेशनल 1 स्टेज जो थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा को स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें ECC योग्य शिक्षक जो हैं इन क्लासेस का संचालन करेंगे। अर्ली चाइल्डहुड अर्थ एजुकेशन करिकुलम जो है वह MHRD और जो ये है WCD और HFW और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो है इनके संयुक्त रूप से इसका जो है पाठ्यक्रम जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर ECCE प्रोग्राम का जो है इनके द्वारा MHRD के साथ मिलकर जो है वो बनाया जाएगा। फिर सभी स्तरों पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो है मेन जो है कि करके सीखने पर, जो कि स्किल के लिए होता है, कोई भी स्किल हम कैसे सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, इस पर आधारित होता है। तो वो हमें अपने पेडागोजी के अंतर्गत भी लाना है, और जो आर्ट और स्पोर्ट्स हैं उनको उस शिक्षा को इंटीग्रेट करना है हमको हर एक प्रकार की शिक्षा में। स्टोरी बेस्ड पेडागोजी का प्रयोग इसमें अनुभवजन्य अधिगम के अंतर्गत चलते हैं, और एक तरह का हम मानक शिक्षण शास्त्र जो है कि यह संस्तुति करता है। कक्षीय जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्लासरूम ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाए। स्कूली शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में यह दस्तावेज जो है उसकी संस्तुति करता है। साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम में जो पाठ्य वस्तु हो उसमें फोकस जो हो मेन आइडियाज पे हो, एप्लीकेशंस पे हो और समस्या समाधान पे। तो जो रोट लर्निंग जो अभी वर्तमान में है उससे हटकर जो हमारी उच्च हम कह सकते हैं मानसिक शक्तियां हैं उस पर बल दिया है, और यही जो है स्किल्स जो हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर 21st सेंचुरी। शिक्षण और सीखना, टीचिंग और लर्निंग के लिए एक संवादात्मक तरीके में, मतलब एक डायलॉग रूप में जो है इसे संचालित किया जाए। छात्रों हेतु जो वो स्ट्रीम्स जो बनी है, जैसे स्कूल्स में भी हम देखते हैं साइंस की अलग स्ट्रीम्स है, आर्ट की अलग है, कॉमर्स की अलग है, तो उन सब में कोई भी स्ट्रीमिंग ना हो, कोई भी हार्ड सेपरेशन ना हो, और इसमें एक इंटीग्रेशन जो है वो किया गया है। तो एक जो को करिकुलर एक्टिविटीज जो वर्तमान में है उसमें भी कोई एक कंपार्टमेंटलाइजेशन ना हो, कोई भी सेपरेशन इन स्ट्रीम्स में ना हो, इन सब को कोई भी विद्यार्थी जो है ले सकता है। तो उस तरह का एक इंटीग्रेशन जो है इन पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके साथ साथ स्कूली शिक्षा में बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ कार्ड और रेगुलर हेल्थ चेकअप की जो है वो बात की गई है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है, और यह तीनों जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसमें पहली भाषा जो है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। जो दूसरी लैंग्वेज है, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उसमें हिंदी या इंग्लिश को रखा गया है। और थर्ड लैंग्वेज में जो है इन हिंदी स्टेट्स इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है, एंड इन नॉन हिंदी स्टेट्स इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को रखा गया है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि मल्टीलिंग्विज्म पे बात करता है, तो जहां तक संभव हो यह कहता है कि कक्षा 5 तक आपको जो बच्चे की भाषा है, जो मातृभाषा है, उसी में ही पढ़ाना है। तो जो अनुदेशन का माध्यम होगा, जो शिक्षण का माध्यम होगा, वह बच्चे की मातृभाषा होगी, और इसे आगे बढ़ाना चाहें तो ग्रेड 8 तक या आगे तक भी ले जा सकते हैं। फिर बैगलेस डेज एनकरेज करता है कि कम से कम जो है उसके बैग का भार हो, और वह तभी हो सकता है कि जब पाठ्यक्रम में इस तरह की गतिविधियां, मतलब क्विज, खेल और जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं, इन सबको जो है वो जोड़कर बच्चे को जो है वो किया जाए, जिससे बच्चा जब स्कूल आए तो एक आनंद की अनुभूति जो है वो कर सके। इसके बाद करिकुलम कंटेंट को रिड्यूस करने की बात ये दस्तावेज करता है, और एनसीईआरटी ने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है।
क्योंकि जब तक करिकुलम कम नहीं होगा, क्योंकि टीचर्स का हमेशा जो है वह रहता है कि उन्हें कोर्स कंप्लीट करना है, कि कोर्स इतना है, और जब ये जितनी भी ये डिस्कशन बेस्ड, जो डिस्कवरी बेस्ड, और जितनी भी आप कह सकते हैं लर्नर सेंट्रिक जितनी भी हमारी पेडागोजिकल टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको अगर हमको क्लास में यूज करना है, जो ये 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो टीचर को क्लास में टाइम चाहिए। अगर आप प्ले वे मेथड में पढ़ा रहे हैं या स्टोरी टेलिंग मेथड, कोई भी आप मेथड अपनाते हैं लर्नर सेंट्रिक, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए। तो इसीलिए करिकुलम को कम करने की बात जो है यह दस्तावेज जो है वो बताता है, जिससे हम क्रिटिकल थिंकिंग और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं बालक को, उसको एक स्पेस दे सके। NIOS जो हमने इक्विटी की बात की और सभी के लिए जो है शिक्षा, उसमें NIOS और ओपन स्कूल्स के लिए भी कहा है कि वह भी कोर्सेज जो हैं देंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम को रिड्यूस करने की बात की गई है, और एग्जाम को साल में 2 बार करने की संस्तुति इसमें दी गई है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्टेंस एंड स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स को उन्होंने कहा है कि 2 भागों में कंडक्ट किया जाए, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में, और एग्जाम्स को साल में 2 बार जो है कंडक्ट किया जाए। और बोर्ड एग्जाम शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन की, मतलब जो भी उस पाठ्यक्रम में जो ज्ञान है उसका छात्र अनुप्रयोग कर सके। खाली हमको जो है उसके मेमोराइजेशन पर, जो उसने खाली याद किया है जो कंटेस्ट, उस पर आधारित प्रश्न ना होकर इस तरह के प्रश्न हो जो कि अनुप्रयोग कर या जो है संप्रत्यात्मक समझ को जो है बालक के जांच सके। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हमको बोर्ड एग्जाम का जो है ध्येय रखा है, तो उसी तरह के प्रश्नों का निर्माण करना है। साथ ही साथ 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए जो है बनेगी, जिसमें उसका ओवरऑल आप कह सकते हैं रिकॉर्ड जो है रहेगा। सब्जेक्ट्स के तो उसके रहेंगे, साथ में जो अलग जो और गतिविधियां हैं उनका भी रिकॉर्ड उस रिपोर्ट कार्ड में रखा जाएगा, जिससे कि हम होलिस्टिक, और आपने पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन सुना होगा, उसी तरह की ये जो है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो बनाई जाएगी, जो कि उसके हर एक क्षेत्र का जो भी गतिविधियां उस क्लास के दौरान जो भी वह कोर्स कर रहा होगा उसमें जो भी कराई जाएंगी, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड, उस बच्चे की परफॉर्मेंस उस होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत जो है वो दर्ज की जाएगी। नेशनल करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क जो है बनाने के लिए NCERT को ये काम दिया है, और NCERT के द्वारा जो है वो शुरू कर भी दिया गया है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशन के लिए भी जो करिकुलम है वह भी NCERT के माध्यम से जो है वो बनाया जाएगा। कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम, क्योंकि इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, तो स्कूली शिक्षा से ही यह कोडिंग जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स है, 6ठी क्लास से ही बच्चों को कोडिंग जो है वो सिखाया जाए। तो केवल जो है सैद्धांतिक ज्ञान के ऊपर नहीं, अपितु जो है उनके स्किल्स को किस तरह से हम डेवलप कर सकें, वह स्कूल लेवल से ही स्टार्ट कर दिया जाए। तो कोडिंग के लिए जो कि टेक्नोलॉजिकल यूज और हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, वो यही स्कूल लेवल से ही शुरू किया। और यह NEP 2020 ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस पे भी बात कर रहा है, जिसे NCERT द्वारा जो है बनाना शुरू कर दिया गया है, और उन्होंने अपने जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म के द्वारा इन ई कंटेंट्स को जो है अपलोड करना शुरू कर दिया। वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि इंक्लूजन की बात करता है, इसलिए जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी यह जो है दस्तावेज कई प्राविधान जो है वो लेकर आया है, जिसमें चिल्ड्रन विल बी एनेबल टू फुली पार्टिसिपेट इन ऑल रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेसेस फ्रॉम फाउंडेशनल स्टेज टू हायर एजुकेशन। तो जितने भी स्तर बताए गए हैं सभी स्तरों पर, with support of educators with cross disability training, resource centers, accommodation, assistive devices, ये सब उनको टेक्नोलॉजिकल बेस्ड टूल्स जो हैं उनको प्रोवाइड किए जाएं। बाल भवन जो कि हमारा जो फाउंडेशनल 1 है, उसमें भी इन बच्चों के लिए जो है वो ध्यान दिया गया है। और फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बाय सामाजिक चेतना केंद्र।
दूसरा भाग जो है उच्च शिक्षा, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है और जो उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है कि एक अच्छे, आप कह सकते हैं, ह्यूमन को डेवलप व्यक्ति बन सके, एक थॉटफुल व्यक्ति बन सके, एक हम कह सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाला एक रचनात्मक व्यक्ति का विकास कर सके, इस तरह की हमारी उच्च शिक्षा हो। और उच्च शिक्षा में ज्ञान निर्माण और नवाचार को आधार बनाया गया है। तो जितने भी पाठ्यक्रम हमारे उच्च शिक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम हो किसी भी विषय के, उसमें ज्ञान निर्माण और नवाचारिता पर बल होना चाहिए। उच्च शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो क्योंकि जब हम नवाचार और ज्ञान निर्माण की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से हम रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकें, यह उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यह दस्तावेज कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस होने चाहिए। जितने कोर्सेज होंगे उच्च शिक्षा में वह भी मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के होने चाहिए। तो इस रूप में हम उच्च शिक्षा को एक तरह से आप कह सकते हैं री एनर्जाइज हम कर सकते हैं। जो हमारे उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं उनको री एनर्जाइज करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी लिबरल एजुकेशन की यह बात जो है उच्च शिक्षा के अंतर्गत करता है। 3 तरह की उच्च शिक्षा में संस्थानों की बात करता है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। पहले जो हैं जो कि शोध से होंगे जिनको रिसर्च यूनिवर्सिटीज कहा गया है। दूसरा जो है टीचिंग यूनिवर्सिटीज, जिसमें जो शिक्षण शास्त्रीय जो हमारा पेडागोजिकल उससे संबंधित होगा, और जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। तो ये 3 तरह के जो हैं हायर एजुकेशन की संस्थानों का जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण इस दस्तावेज के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अलावा इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, जो कि हमारे ग्लोबल सिटीजन बनाने को और एक ग्लोबल जो शिक्षा का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए यह विश्वविद्यालय जो हैं वो रखे गए हैं, जिन्हें शॉर्ट में मेरूज के नाम से जो है इस दस्तावेज में बताया गया है, बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय। और इसमें समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए जो है आईआईटी और जो हमारे आईआईएम्स की जो संस्था हैं, इसकी तरह एक मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी भी जो है वो बनाई जाए, इस दस्तावेज में उसकी संस्तुति जो है वो की गई है। उच्च शिक्षा में अगर हम स्नातक कार्यक्रम का अगर रूपरेखा देखें तो इसमें 3 या 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की संस्तुति की गई है। और इसमें जो मैं आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स की जो बात कह रही थी, उसमें 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद बच्चा जो है छोड़ सकता है स्टूडेंट, और 1 वर्ष करने के बाद वह उसे सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। 3 वर्ष करके अगर वह छोड़ना चाहता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 वर्ष पूर्ण करता है तो उसे मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री की उपाधि मिलेगी। तो जो हम आजकल ऑनर्स डिग्री कहते हैं उसे ही उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री की बात की गई है। तो लेकिन अभी अगर बीच में बच्चे को छोड़ने के लिए जो है इजाजत नहीं थी, लेकिन जो ये इस NEP 2020 में जो उच्च शिक्षा के लिए जो स्नातक कार्यक्रम के लिए जो स्वरूप प्रदान किया गया है उसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो बताए गए हैं। 1 वर्ष में बच्चा छोड़ सकता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में। इसके बाद अगर हम मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो 1 या 2 वर्षीय जो है मास्टर डिग्री कार्यक्रम की संस्तुति की गई है। 3 वर्षीय स्नातक उपाधि के साथ जो है 2 वर्षीय स्नातक अगर उसने किया है 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ठीक है, और अगर वह 4 वर्षीय का बैचलर डिग्री उसके पास है तो वह 1 साल का बैचलर मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम जो है वो कर सकता है। इसके साथ 5 वर्षीय एकीकृत स्नातक या स्नातकोत्तर, ये भी ये एक नया कोर्स जो है इसमें जोड़ा गया है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। PhD उपाधि हेतु स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री उपाधि या 4 वर्षीय जो है जो स्नातक जो बहुविषयक स्नातक उपाधि थी वह उपाधि होना बालक के पास अनिवार्य है। और MPhil कार्यक्रम जो अभी हमारा वर्तमान थे उसको समाप्त करने की संस्तुति यह दस्तावेज जो है वो कर रहा है। स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश एवं निकास के बहुविकल्प हैं।
और 2035 तक जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% करने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। जो कोर्स को मध्य में स्टूडेंट छोड़ना चाहते हैं उनके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस जो हैं इसमें रखे गए हैं, और इसमें एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है रखा है। क्रेडिट ट्रांसफर होंगे बच्चे के, जो एक अकाउंट खुलेगा इस एकेडमिक क्रेडिट बैंक में, और वह जो उसने क्रेडिट्स पाए होंगे उनका स्थानांतरण जो है वो उसका किया जाएगा जब वह एक कोर्स या एक उपाधि से दूसरे में जाएगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू 45,000 एफिलिएटेड कॉलेजेस जो देश के हैं, और उनको स्वायत्ता और एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात जो है यह दस्तावेज करता है। फिर इस एक जो हमारी एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, इसको उच्च शिक्षा के लिए जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर हायर एजुकेशन करने के लिए जो है इसको संस्तुति की गई है। साथ ही साथ नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, लोक विद्या, इस कमेटी का गठन जो है करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो है वो किया गया है। और अगर हम अध्यापक शिक्षा की जो है वो बात करें तो इसमें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड की बात की गई है, और इसके लिए जो एक न्यू और कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 21 जो बनाने की बात की है वह एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन का करिकुलम बना रहा है, तो उसके कंसल्टेशन के साथ एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दोनों मिलकर यह करिकुलम जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स का जो है वो बनाएंगे, और ये शायद आ गया है। एंड बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग उसे रखा गया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री, और स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन, जो कि केवल हमारे जो है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे इनको क्लोज करने की बात यह दस्तावेज जो है वो कर रहा है। अध्यापक शिक्षा का हम अगर स्वरूप देखें तो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर, और इसके साथ क्योंकि लैंग्वेजेस पर यह बल दे रहा है और भारत केंद्रित जब हम शिक्षा प्रणाली की बात कर रहे हैं तो संस्कृत को देखते हुए, संस्कृत की महत्ता को देखते हुए शिक्षा एवं संस्कृत में 4 वर्षीय एकीकृत बहुविषयक बीएड ड्यूअल डिग्री का भी एक कोर्स जो है वो रखा गया है, जो कि संस्कृत यूनिवर्सिटीज के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा। इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी बीएड ड्यूअल डिग्री 2 वर्षीय बीएड भी जो मल्टी डिसिप्लिनरी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके द्वारा जो है 2 वर्षीय बीएड भी इस 4 वर्षीय बीएड कोर्स के साथ होगा, और 2 वर्षीय बीएड के साथ 3 वर्षीय स्नातक उपाधि अगर छात्र ने ली है तो जो बच्चे जो 3 इयर्स बैचलर डिग्री आएंगे उनके लिए 2 साल वाला भी बीएड रहेगा, और 1 साल का बीएड भी रखा गया है जो बच्चे 4 वर्ष का स्नातक डिग्री उपाधि रखेंगे। तो 3 तरह के बीएड का स्वरूप रखा गया है अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। उच्च शिक्षा में जो सिंगल एक रेगुलेटर की मैं बात कर रही थी कि पूरे उच्च शिक्षा को एक नियामक के द्वारा जो है संचालित किया जाएगा, और यह सभी के लिए कॉमन रहेगा, जिसे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कमीशन कहा गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। यह पूरे जो है उच्च शिक्षा के लिए होगा, सिर्फ मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर, और इसके 4 स्वतंत्र अंग होंगे HCEI के, जबकि 4 काउंसिल्स के रूप में होंगे। पहली काउंसिल है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशंस, दूसरी है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC और फॉर एक्रीडिटेशन, और तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, जो कि अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC कर रहा है, उसका कर दिया है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, और चौथी काउंसिल जो होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग, सामान्य शिक्षा परिषद। इनमें जो HECI इसके ये 4 जो हैं अंग होंगे उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो NHERC होगा ये रेगुलेशंस
जो है उच्च शिक्षा के क्या रहेंगे, उन रेगुलेशंस को बताएगा। जो नैक है, नैक अभी भी हमारा है, और वो एक्रेडिटेशन का कार्य जो है सभी उच्च शिक्षा के जितने भी कोर्सेज हैं, संस्थाएं हैं, उनका एक्रेडिटेशन करेगा। और जो हमारा HEGC है, वो फंड्स, जो UGC काम कर रहा था, अब फंड्स का काम जो है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल करेगा। और GEC जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग है, और जनरल एजुकेशन जो काउंसिल है, यही लर्निंग आउटकम्स हर एक उच्च शिक्षा के हर एक एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए जो है, चाहे वह स्नातक स्तर के हों या जो है मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हों, उनके लिए जो है लर्निंग आउटकम्स बनाएगा। ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे उनको, यह सब जो है कार्य GEC को दिया गया है। और GEC इसके साथ जो है हमारा नेशनल हायर एजुकेशन जो क्वालिटी फ्रेमवर्क है, उसका फॉर्मुलेशन या GEC करेगा, और उसके द्वारा जो हमारे जो नेशनल स्किल्स क्वालिटी फ्रेमवर्क हैं, उनको लेकर उनमें एक कॉन्ग्रुएंस बनाएगा। उसका कार्य जो है GEC का कार्य वह यह होगा, स्टैंडर्ड सेटिंग का। तो चाहे हमारा बैचलर डिग्री का प्रोग्राम हो या हमारा पोस्ट ग्रेजुएट, उसके लिए जो है लर्निंग आउटकम्स की जो बात यह दस्तावेज करता है, हर एक आप कह सकते हैं बैचलर पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए यह बनाएगा। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो ये GEC है, यह 4 जो है COE, ICAR, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और वोकेशनल एजुकेशन, ये सारे जो अलग अलग जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, ये सभी मिलकर जो हैं प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो हैं वो बनाएंगी, PSSBs। और ये इनका इस प्रोफेशनल PSSB का जो कार्य होगा वह स्टैंडर्ड सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ करिकुलर, जिससे भी वह कोर्स जो है जुड़ा होगा। इट विल ले डाउन द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जो उस कोर्स के जो पाठ्यक्रम होंगे उनको लेगा, किस तरह से टीचिंग लर्निंग और एक्सटेंशन वर्क में कोऑर्डिनेशन करना है, वो सारी बातें जो है PSSB के द्वारा जो है वो की जाएंगी। तो GECs जो हैं यह PSSBs के साथ मिलकर, और ये जो हमारी अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल बॉडीज हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च की, वोकेशनल एजुकेशन की, टीचर एजुकेशन की, ये सब मिलकर जो है इस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के साथ जो है अपना कार्य जो है करेंगे। यह डॉक्यूमेंट जो है शोध के ऊपर जो है बल देता है और क्वालिटी रिसर्च की बात करता है, और क्वालिटी रिसर्च को एक तरह से एक इसको उत्प्रेरित करने के लिए एकेडमिक रिसर्च को एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करता है, NRF। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करने के लिए बनता है, और इसके लिए 20,000 करोड़ प्रतिवर्ष का जो है इसमें फंड्स का प्राविधान शोध के लिए रखा गया है। और इसमें 4 डिविजन्स रखे गए हैं, साइंस, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इन 4 विंगोज में, और इसके 4 डिविजन्स होंगे। और इन क्षेत्रों से संबंधित शोध जो है वो किस तरह से उसके प्रपोजल्स को, उसके लिए फर्दर कमिटीज और वो बनाई गई हैं, वह यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो करेगा। इसका जो गोल है कि जो एक क्वालिटी रिसर्च बना सके, और किस तरह से ये जो यूनिवर्सिटी रिसर्च में, जो यूनिवर्सिटीज में जो एकेडमिक रिसर्चेस होती हैं PhD के माध्यम से, उनके साथ कैसे एक बैलेंस बनाया जा सके। और ये NRF विल बी गवर्नड इंडिपेंडेंटली बाय गवर्नमेंट बाय रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ठीक है। और इसमें रिसर्चर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे, और जिस भी फील्ड का होगा उस फील्ड से संबंधित, मेन इसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज को जो है वो लिया गया है। तो क्वालिटी रिसर्च की बात करता है, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण ये दस्तावेज जो बात करता है, जिससे हम टीचर्स की स्किल्स की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन। और टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन टीचिंग में, लर्निंग में, असेसमेंट में, हर एक हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में जो कि टीचर करता है। तो डेडिकेटेड यूनिट फॉर डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग की यह बात करता है। ऑटोनॉमस बॉडी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम
बनाने की बात करता है, जिसमें फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। टीचिंग लर्निंग ई कंटेंट डेवलपमेंट की बात करता है, जिसको हमने रीजनल लैंग्वेजेस में बनाने की बात करता है, और इसको दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपलोड करके और इसका प्रसार जो है वो किया जा सकता है। लास्ट जो इसमें था कि रिकमेंडेशंस फॉर प्रमोटिंग ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन। जो डिजिटल इंडिया कैंपेन जो भारत सरकार के द्वारा किया गया था, उसमें मेरे ख्याल जो पिछले वर्ष जब कोरोना आया उससे पहले से ही ये डिजिटल इंडिया आया था, और उस कैंपेन को फुलफिल करने के लिए किस तरह से हम ब्लेंडेड टीचिंग और फ्लिप लर्निंग मोड में जा सकें, लेकिन हम लोग फेस टू फेस जो है टीचिंग पर ज़्यादा बल देते। लेकिन विगत वर्ष से जब कोरोना महामारी आई तो उसमें हम लोग बाध्य हुए ऑनलाइन टीचिंग पे। शिक्षक के आगे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति आई कि किस तरह से हम हम लोग एकदम फेस टू फेस टीचिंग से सीधा ऑनलाइन टीचिंग पे आए। और यह जो दस्तावेज है ये ऑनलाइन टीचिंग की जो है वो बात जो है वो कर रहा है। और ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स के पास, हर एक विषय के टीचर के पास जो है अलग स्किल्स होनी चाहिए, डिजिटल स्किल्स होनी चाहिए। किस तरह से वह ऑनलाइन रूप से अपने छात्रों से अपने विषय से संबंधित विषय के ज्ञान को साझा कर सके, उनको संप्रेषित कर सके, उस विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस तरह से उस पे संसाधन बना सके, रिसोर्सेज बना सके, और उन रिसोर्सेज को वह अपने स्टूडेंट्स के साथ साझा कर सके। तो एक आप कह सकते हैं एक डिजिटल अवेयरनेस और एक डिजिटल स्किल्स टीचर में जरूरी है, और यह 21st सेंचुरी स्किल्स में भी यह बात आती है जो कि इस दस्तावेज में जो है वो कहा गया है। और फिर लाइव जो एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात जो है ये कर रहा है, और इसमें भी टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन जो है एडल्ट एजुकेशन के लिए, जिसमें जो है थ्रू वेरियस एप्स और टीवी चैनल्स, ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल्स, आजकल हम ई कंटेंट की बात करते हैं, और जो सैटेलाइट आधारित जो टीवी चैनल है टीचर एजुकेशन के, आपके जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा भी जो है इस तरह के सैटेलाइट उस पे जो है चैनल के द्वारा जो है आपके कोर्सेज जो हैं वो रन किए जा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा पे भी हैं, काफी सारे हैं। तो इस तरह के जो है NIOS के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। ऑनलाइन के जो है आपकी किताबें ICT से सुसज्जित, जो मतलब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, यह भी जो है इसका एक्सेस जो है वो होना चाहिए। ये सारी बातें जो है इस दस्तावेज के अंतर्गत जो है वो की गई हैं। साथ ही साथ एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र का एस्टैब्लिश करने की बात जो है यह दस्तावेज जो है वो रखता है। इसके अतिरिक्त प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI का प्रपोजल यह दस्तावेज रखता है। टीचिंग एंड लर्निंग में जो है भारतीय भाषाओं को किस तरह से हम विद्यालय और उच्च शिक्षा के स्तरों पर उसको एकीकृत कर सके, उसको समावेशित कर सकें। तो हर एक लेवल पर हमको भारतीय भाषाओं में, तो एक तो माध्यम बहुभाषिकतावाद, और फिर हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय भाषाएं और उसमें जो एक समृद्ध जो ज्ञान प्रणाली है उसको हम किस तरह से हमारा जो स्कूल का विषय है या उच्च शिक्षा में जो भी टीचर विषय पढ़ा रहा है उसमें किस तरह से उसको इंटीग्रेट किया जा सके। तो जब हमारा कोर्स करिकुलम जो है इस तरह का बनेगा तभी टीचर जो है उन बातों को ला सकता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हमारे इंजीनियरिंग के इवन कोर्सेज हैं उसमें भी जो हमारी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है और जो संस्कृत में जो हमारे वेद हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उसमें जो हमारी जो अथाह जो एक समृद्ध ज्ञान प्रणाली है, उस ज्ञान प्रणाली को किस तरह से हम अपने जो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, चाहे वे साइंस के हो, इंजीनियरिंग के हो, वो मेटलर्जी के हो, किस तरह से उनमें वह ज्ञान को हम जोड़ा जा सके। और IIT और इंजीनियरिंग के लिए मेरे ख्याल अभी कुछ ही दिन पहले AICT के द्वारा जो है इंजीनियरिंग जो कोर्सेज जो हैं उनको हिंदी में उसका जो है
पूरा कोर्स वर्क जो है वो बना दिया गया है। तो पहले तो मेरे ख्याल मीडियम को ही चेंज किया गया, जो कि अभी तक इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस थे उनमें सभी जगह इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की जाती थी। अब उस कोर्स स्ट्रक्चर को हिंदी में जो है वो कर दिया गया है, और अभी हाल में ही उसे AICTE के द्वारा जो है वो देश के समक्ष जो है वो रखा गया है। New education policy proposes the setting up of an Indian Institute of Translation, कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो 8th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी भारतीय भाषाओं की बात करता है, तो उनको कैसे हम जीवित रख सके और उसमें जो अथाह हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को हम कैसे पुनर्जीवित कर सके, स्पेशली संस्कृत के संदर्भ में। और संस्कृत के लिए तो बल्कि जितना भी हमारा ज्ञान वेदों में उपनिषदों में है उनको हमको स्कूल लेवल की शिक्षा से ही लेकर जिस तरह से वह इंटीग्रेट हो सके उसे इंटीग्रेशन की बात जो है कर दी गई है। और जो अब हमारे पास नया जो पाठ्यक्रम आएगा, चाहे वह विद्यालय स्तर का हो या जब हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे, सभी में यह इंटीग्रेशन जो है आप लोगों को दिखेगा, जिससे कि हम जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको पुनर्जीवित कर सके और उनको प्रोत्साहित कर सके, और हमारा जो छात्र है वह गर्व महसूस कर सके कि वह भारतीय है और यह ज्ञान हमारे देश का है। और अगर हम इस संपूर्ण इस दस्तावेज के जो हमने पूरी बात की उसके अगर मुख्य बिंदुओं को लेकर बात करें, तो स्कूली शिक्षा में जो महत्वपूर्ण जो बदलाव आया है 10+2 के बदले जो है 5+3+3+4 ढांचे की बात करता है। अभी तक जो हम अनुदेशन में एक ही भाषा को माध्यम हमने बनाया था, अब यहाँ पर बहुभाषिकतावाद का जो है वो प्रयोग पर बल दिया गया है, और मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की यह दस्तावेज जो है वो बात करता है। रोट लर्निंग के बजाय कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात करता है। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है, और जो भी कोर्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट को मिलेगी कि उसको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स और एग्जिट एंट्री पॉइंट्स जो हैं उसको हर एक कोर्स में मिलेंगे, और जिस तरह वह कोर्स को लीव करेगा उस तरह की उसको जो है डिफरेंट आप कह सकते हैं डिग्रीज मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा या बैचलर मिलेगा या जो है मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री, जो कि हम ऑनर्स डिग्री की बात जो है वो करते हैं। लाइफ स्किल्स पर यह दस्तावेज जो है वो बात करता है किस तरह से हम जीवन कौशलों को जो है बढ़ाएं, और मेरे ख्याल जो ये लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें भी एक व्याख्यान जो है वो लाइफ स्किल्स के ऊपर भी रखा गया है। टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम इंटीग्रेट करें, उसको किस प्रकार से उसका यूज कर सकें एट एवरी लेवल ऑफ आवर एजुकेशन उस पर, और इसके लिए हमारे पास जो है डिजिटल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है टीचर पे होनी चाहिए, एंड दीज आर आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर टीचर्स। समीक्षात्मक चिंतन जो कि क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग, दो तरह की थिंकिंग की हम बात करते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग। तो यह दस्तावेज जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के विकास पे छात्रों पर बल देता है, जिसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग समीक्षात्मक चिंतन जो है एक है, उसमें से क्रिएटिविटी उसमें से एक है, और अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी देखा होगा तो उसमें अब जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आया क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा है। तो किस तरह से हम अपने बालकों में क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का विकास कर सके, और जो पेडागोजी में जो शिक्षण शास्त्र में जो बात की है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, लर्नर सेंट्रिक बात करें, जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनकी बात करें, और जो हमारा जो लास्ट इस एजुकेशन का जो पार्ट है, जो पहले जो भाग था उसी में यह प्रपोजल दिया गया है कि जो हम पहले हमारे मिनिस्ट्री का नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसको रीडेजिग्नेट किया जाए एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। तो जब से ये भारत जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बाद ही हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका जो नाम है पुनः जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी की बात करता है, और क्वालिटी रिसर्च के लिए एट ऑल लेवल, स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन के लिए ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है वो बात करता है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं इस राष्ट्रीय दस्तावेज के जो मुख्य विशेषताएं, और ये हर स्तर की शिक्षा पर इन
विशेषताओं को हमको जो है इनको समाहित करना है और हम अपने अपने स्तर पर इसको किस रूप में जो है वो समाहित कर सकें। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी विषयों पर समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा, बहुभाषिकतावाद, रचनावादी उपागम, संस्कृत ज्ञान प्रणाली समावेश तथा तकनीकी प्रयोग एवं एकीकरण को अंगीकृत करना इस नीति के अनुसार एक पहल होगी और भारत को यह एक वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर जो है एक हमारा जो है प्रयास या उस दिशा में एक प्रयास जो है वो रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो हमारा जो चर्चा जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसने अवश्य ही आपको जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो स्वरूप है और वह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात पर जोर दे रही है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और किन कौशलों की ओर हमारे को इशारा कर रही है, जो कि 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए अपेक्षित हैं, आवश्यक हैं, नीड ऑफ द आवर हैं और उनको हम किस तरह को अपने पर लाकर और अपने को एम्पावर कर सके, यही आज की मांग है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो यह व्याख्यान है आपके लिए जो है लाभकारी हुआ होगा और मैं जो इस वेबिनार के आयोजक हैं उनको फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ इस अवसर देने के लिए और इस विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उनको अभी आभार प्रकट करती हूँ कि इस वेबिनार में मुझे यह अवसर दिया गया। धन्यवाद। धन्यवाद दी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी, प्रतिभागी गण जिनके पास कोई प्रश्न हो तो आप रखें, अपना अनम्यूट करें और प्रश्न को रखें। हेलो जी हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ संजय जी अपने को अनम्यूट कीजिए। जी सर कर लिए, अब सुनाई दे रहा? हाँ जी जी बताएं। जी मैडम को सर्वप्रथम तो आभार पूर्ण धन्यवाद। पूरी उन्होंने जो आज कर चर्चा में है नई शिक्षा नीति 2020 पर उन्होंने बहुत बृहद प्रकाश डाला गंभीरता और गहराई से। लेकिन मैडम इसमें एक चीज थोड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये जो नई शिक्षा नीति बहुविषयकता की बात करती है, मल्टीडिसिप्लिनरी, तो हमारे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अधिकांश कॉलेज सिंगल संकाय के हैं, जैसे कहीं कला संकाय है ज्यादातर जगहों पर या कहीं विज्ञान संकाय है। तो यहाँ पर किस तरह से ये बहुविषयकता लागू होगी? मान लीजिए कोई बच्चा अगर हिंदी पढ़ता हो या हिस्ट्री पढ़ता हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हो, अगर वो संगीत पढ़ना चाहे, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहे, तो कैसे वहां पर ये संभव है? गवर्नमेंट को पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, तब इन सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी आपका। देखिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात जो यह दस्तावेज करता है, और क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो तुरंत लागू नहीं हो सकती, इसे फेज मैनर में इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो की गई है और इसके लिए तैयारी जो है राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसमें जो बात जो मल्टी डिसिप्लिनरी की कही गई है, इसके लिए करिकुलम जो है बनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और इसमें जब जो करिकुलम मैंने आपको फ्रेमवर्क का बताया था, स्कूल लेवल पर एनसीईआरटी को दिया गया है और जो उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे जो प्रोफेशनल बॉडीज जो वो सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स लर्निंग आउटकम्स और जो करिकुला डिजाइन करेंगी जीईसी, वो इसका करिकुलम जो है बनाएंगी और ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या होंगे बैचलर डिग्री के, वो सब जो है उसमें दिया गया होगा। अब आपकी बात आ रही है कि जो आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे सिर्फ ये अलग अलग हैं, तो जो स्टैंड अलोन है, जैसे कोई खाली संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सभी को मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर होना पड़ेगा।
अगर बच्चा एक कोर्स में है जो मेन कोर्स है, सपोज वह साइंस का है, सपोज साइंस में वह जो भी कोर्स कर रहा है, तो उसके साथ वह अगर स्पोर्ट्स का कोई कोर्स करना चाहता है, कोई कला का कोर्स करना चाहता है, तो उसमें प्रोविजन दिया होगा कि 30% जो है जो साइंस के हैं विषय वो रहेंगे और 20% जो है वो दूसरे विषय जो है वो लेकर चलेगा, और उसमें उसके क्रेडिट्स होंगे और उसमें उसके पास चॉइस होगी, बच्चा कोई भी ऑप्ट कर सकता है। तो जरूरी नहीं कि उसी विश्वविद्यालय से दूसरे जो है हायर एजुकेशन की संस्था से भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था जो क्रेडिट बैंक की एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो है बनाया जाएगा हर एक विद्यार्थी के लिए, और जो उसने कोर्स किया होगा, सपोज उसने 1 साल का जो कोर्स किया उसमें जो उसके क्रेडिट्स आए, वो क्रेडिट्स अगर वह दूसरे बार दूसरे विश्वविद्यालय से करे तो वो क्रेडिट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो हम जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात है, और हर एक बच्चे का जो है वो बैंक अकाउंट, एक जैसे अभी हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें पैसों का कहीं से भी हम कर सके, उसी तरह से बच्चे का एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट जो है वो बनेगा और उसमें उसके क्रेडिट्स होंगे। तो कुछ वेटेज जो मेन उसका होगा, अगर वह साइंस का है तो साइंस वाले कोर्स का मेन वेटेज होगा, अब वो जो भी उस कोर्स में रखें 50% 60%, और बाकी जो कोर्स का वेटेज होगा उसमें वह कोई भी चूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट और अपनी क्षमता के अनुसार। तो बच्चे में जो भी इंटरेस्ट है, कई बार जैसे साइंस के बच्चे होते हैं गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, लेकिन उनको वह अवसर ही नहीं मिलता गाना गाने का, केवल कभी उनका कल्चरल या फेयरवेल हुआ तो वहां वो बच्चा, तो उस अपने प्रतिभा को बढ़ाने के लिए वह एक अलग से कोर्स जो है जिसको उसमें जोड़ा जाएगा, चाहे वह आर्ट्स में हो चाहे वह विज्ञान में बच्चा हो, उस तरह का, या कोई बच्चा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है तो वो वाले क्रेडिट्स उसके उस कोर्स के लिए जो है वो ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह से एक मल्टी डिसिप्लिन, और स्कूल लेवल से ही इसको बनाया गया है, इसमें स्कूल लेवल से ही ये चीजें जो है वो चलेंगी हायर एजुकेशन। मेरे ख्याल आपको उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू मैडम जी। तो मैडम क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों की जो 2020 की शिक्षा नीति है, ये क्या हम लोग अमेरिका बनना चाहेंगे कि इजराइल बनेंगे? देखिए, ना मैं ये कहूंगी कि अमेरिका और इजराइल, हम भारतीय बनेंगे, क्योंकि जब इसका कोर्स स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें हमारा जो वेद में उपनिषद में, मैंने जब MA संस्कृत बहुत अच्छा मैम, हम लोग भारत बनेंगे रही हूँ, और तब मुझे ये नहीं पता था, और मैंने देखा कि हमारे जो देश का बच्चा होता है वह अपने को भारतीय कहने में बहुत हिचकिचाता है। कहीं भी वह परिवेश में हो, इंग्लिश बोलेगा तो वह अपने को हाई सोसाइटी मानता है, और अगर हिंदी में बोलेगा तो वह कहता है कि नहीं, मेरी तो कोई इसमें स्टेटस नहीं है, और इंग्लिश के 2 वर्ड्स बोल के वह अपने को बहुत गौरवान्वित समझता है। तो ये जो शिक्षा नीति है यह बताएगी कि हम अपनी जो हमारी भारतीय संस्कृति है, क्योंकि जब हम वह ज्ञान विश्व के आगे लाएंगे, अभी देखिए योग के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, और जब से यह आया है तो अब वैश्विक स्तर पर इस योग से संबंधित ज्ञान, और योग सूत्र अगर आप पढ़ें तो उसमें इस पे पूरी जो है चर्चाएं की गई हैं। आप पंचकोश को पढ़िए, वो सारा मनोविज्ञान से हमारा जुड़ा हुआ है। आप अष्टांग योग पढ़िए, वह हमको सिद्धि की ओर जो है वो जाता है। किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आजकल के, अगर हम विश्व को यह बताएंगे तो वह कैसे बताएंगे, जब हम अपने कोर्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे एजुकेशनल कोर्सेज वेरियस डिसिप्लिन के, उसके साथ जब ये इंटीग्रेशन होगा तो नेचुरली हम उस ज्ञान को विश्व के आगे रखेंगे, और तब हमारा जो स्टूडेंट है वो कहेगा कि ये हमारे देश का ज्ञान है, और उसकी, लेकिन वह एक दिन में यह कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए 2040 तक इसकी सीमा रखी गई है, और चरणबद्ध पे जो है वो हम करेंगे। थैंक यू मैडम, प्रणाम। कोई और प्रश्न? देखिए, प्रश्न तभी आते हैं या तो सारी चीज क्लियर हो गई हो या बिल्कुल ना पता चला हो। हाँ जी, प्रणाम मैडम। नमस्ते। इससे भाषा की जो समस्या है उसका उम्मीद है कि समाधान हो जाएगा। यस, हाँ होगा। बच्चों की शिक्षा में हम लोग जब अध्यापक शिक्षा में जब पेडागोजी की और अपने पीपल टीचर्स को भी जब हम विशेषकर बताते हैं तो हम यही बताते हैं कि बच्चा जिस भाषा को समझ रहा है उसी में अगर हम संप्रेषण करें तो बच्चा ज्यादा समझेगा।
अगर हम दूसरी, अगर आप जैसे यहाँ पर हिंदी समझने वाले लोग हैं और मैं इंग्लिश में बोलना कर दूं, तो इस मेरे लेक्चर का क्या फायदा, ये बताइए। तो कक्षा में भी हम जो भी विषय वस्तु लेकर जाते हैं, तो हम जब तक बच्चे की भाषा में नहीं संप्रेषण करेंगे, तो हमारा जो जिस भी उद्देश्य को लेकर गए हैं वह पूरा नहीं होगा। तो यह बहुभाषिकतावाद में जो एक लैंग्वेज में, एक भाषा में जो पावर है, उसकी यह करता है, और इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म पर बल दिया। हाँ बोलिए मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आपने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू जी। और कोई प्रश्न किसी का? देखिए, मैम के द्वारा जो बृहद स्वरूप की चर्चा की गई नई शिक्षा नीति 2020 की, उसमें से जो फैक्ट निकल करके आया, जिस स्किल के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा आज का केवल यही था कि जो स्वरूप बना है उसका उद्देश्य क्या है और उसका क्रियान्वयन किस तरह से करना है। उस क्रियान्वयन के लिए टीचर के पास कौन सा स्किल होना चाहिए। तो निश्चित रूप से कई ऐसे पॉइंट्स आए जिनको कि हमें आत्मसात करना चाहिए। जैसे बहुत सरलतापूर्वक यह जितने स्किल हैं, जैसे पेडागॉजिकल स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, अभी कई बार बात आई कि इस प्रकार से हमारे टीचर के पास इस स्किल का होना आवश्यक है। इसी तरह रिसर्च बेस्ड स्किल, जब रिसर्च को फोकस किया जा रहा है तो हमारे टीचर्स के पास यह भी स्किल होना चाहिए। इसी तरह करिकुलम डेवलपमेंट स्किल, जैसे अभी किया गया, अभी संजय मिश्रा ने भी कहा कि क्या अगर एक ही फैकल्टी है तो वहाँ किस प्रकार से चलेगा। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से हम बहुविषयक प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, यह भी एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए, इस स्किल को आना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपना कंस्ट्रक्शन करिकुलम का करें। इसी तरह वेलनेस स्किल की बात आई, असेसमेंट स्किल, किस तरह से हम अगर ब्लेंडेड टीचिंग कर रहे हैं तो उसी तरह हम असेसमेंट कैसे करें, फॉर्मेटिव समेटिव किस प्रकार से करें, और उसके लिए टीचर्स के पास और कैसी स्किल की ज़रूरत होगी। इसी तरह कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल और डिजिटल स्किल, इन तमाम बिंदुओं को पॉइंट के माध्यम से आपने इंगित किया। हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इस सभी स्किल्स के ऊपर हम लोग पुनः आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, और इन स्किल के कंपोनेंट क्या हैं और इस कंपोनेंट के साथ ही साथ हम इसको शिक्षक के अंदर कैसे हस्तांतरित करेंगे, इस पर भी चिंतन करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान रहा। हम लोगों के बीच हम लोगों के विश्वविद्यालय की कुलपति मैम भी जुड़ी हुई हैं। मैम से हम आग्रह करेंगे कि अमिता दी को भी आशीर्वाद देते हुए हम लोगों को आशीर्वाद दें। धन्यवाद रमाकांत। जब अपने बच्चे, अपने शिष्य जूता बराबर हो जाता है, पैर बराबर हो जाता है, तो बस आनंद लिया जाता है। अमिता जी बोल रही थी और मुझे बार बार यही याद आ रहा था, बहुत गर्व, बहुत आनंद आ रहा था कि वाह भाई क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्यान था। और इतना एक छोटी छोटी चीजों को इतना क्लियर किया अमिता ने, ढेर सारा आशीर्वाद है। ईश्वर करे एकदम सबसे ऊंचा जो स्थान हो वहां पर अमिता बैठे। और बहुत आनंद आया, बहुत ही क्लियर कट लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर था। आज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक थी इसलिए मैं शुरू से नहीं जुड़ पाई, लेकिन जब मैं आई तो पहला काम यही किया। मुझे याद था कि आज अमिता का लेक्चर है और वो बहुत अच्छी तरह से, ये तो जीन्स में है, इनके तो जीन्स में है सब कुछ, तो वो जीन्स का जेनेटिक जो कंट्रीब्यूशन है वो सामने दिख रहा है। और वही जीन्स मैंने भी चुरा ली थी थोड़ी सी तो थोड़ा हम लोगों के पास सब एक ही वृक्ष के आशीर्वाद से, एक ही पेड़ के नीचे हम सब खड़े हैं और बहुत आनंद का विषय है। इसी तरह से आगे लेक्चर्स होते रहे, जरूर लाभान्वित हुए होंगे जो लोग जुड़े हैं, वो भी बहुत लाभान्वित हुए होंगे। और आगे भी मैं अमिता जी से अनुरोध करूंगी कि वो जुड़े हम लोगों के साथ, और एक हम लोग को एक मिशन में हम सब आगे साथ बढ़ रहे हैं, उसी मिशन में हम लोग को आगे बढ़ना है और अपने गुरु के सपने को पूरा करना है, चाहे जैसे भी करें हम लोग उसको पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद मैम।
आपने इंगित भी कर दिया। प्रतिभागियों को हम यह भी बताएंगे कि प्रोफेसर अमिता पांडे मैम की भी जड़ बलिया है और हम लोग बहुत गर्व से नाम लेते हैं। आप प्रोफेसर केपी पांडे सर की बड़ी सुपुत्री हैं और इसी नाते एक हम लोगों का अधिकार भी बनता है, अगर बलिया की जड़ है तो निश्चित रूप से बलिया के लोगों को पुष्पित और पल्लवित करने में अपना आशीर्वाद जरूर देंगी। इसी आशा के साथ हम याद करते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है हमारे रिसर्च स्कॉलर की तो आप निश्चित रूप से आशीर्वाद भी देती हैं और आकांक्षा भी हम लोगों की रहेगी कि आप ऐसे देती रहेंगी। इसी के साथ हम गौरी शंकर महाविद्यालय के डॉक्टर धनंजय राय को आमंत्रित करेंगे कि आप मैम का धन्यवाद ज्ञापित करें। धनंजय राय जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर आप? जी हाँ। आज के इस प्रशिक्षण कार्यशाला की श्रृंखला में हम लोगों के बीच परम आदरणीय प्रोफेसर अमिता पांडे मैम थी और जिस तरह से आपने बैकग्राउंड बताया, इतना धारा प्रवाह तरीके से उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में रखा। वैसे तो अलग अलग किताबों में और अखबारों के थ्रू और कुछ पत्र पत्रिकाओं में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जिस तरह से क्रमशः क्रमवार जिस तरह से मैडम ने प्रस्तुत किया नई शिक्षा नीति को, बिल्कुल जैसे ऐसा लग रहा था कि चित्र सामने हो और चीजें हो रही हैं और उसको आप देख रहे हो वक्तव्य के साथ साथ। और जिस तरह से आपके प्रेजेंटेशन को हम लोग देख रहे थे, इतना गंभीरता से बनाया गया वो था, प्रेजेंटेशन था और हम लोग क्रमशः उसको देख रहे थे, समझ रहे थे। मैडम आपने बहुत ही विस्तार से नई शिक्षा नीति के नवीन स्वरूप 5+3+3+4 मॉडल को रखा। आपने बहुभाषिकतावाद को रखा, बहुविषय एवं समग्र शिक्षा, संप्रत्यात्मक अवबोध, संरचनात्मक आकलन, लचीलापन, सारे विषयों को आपने क्रमशः रखा और उसमें डिटेल में आप अंदर से गई कि किस तरह से हम अगर एक साल में कोई लड़का 1 साल पढ़ता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे, उससे ज्यादा पढ़ता है तो फिर 3 साल का है तो डिग्री का सर्टिफिकेट देंगे। बीएलएड का जो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि आगे चल के शिक्षक के लिए यही योग्यता होने वाली है कि हम ऐसे लोगों को ही शिक्षा के प्रमुख रूप से मेन स्ट्रीम में इनको जोड़ेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की आपने बात की, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे आपने बड़े विस्तार से बताया। वो इस तरह से तमाम चीजों पे, दीक्षा ऐप के बारे में, प्रौढ़ शिक्षा में जो पुस्तकालय, टीवी चैनल इत्यादि के बारे में बातें हुई, ये सब पे बहुत विस्तार से आपने बताया और निश्चित तौर पे हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। मैडम आपको इस कार्यशाला में आके और हमें लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से। दूसरा धन्यवाद हम लोगों के विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी को मैं तहे दिल से पूरे शिक्षक जमात की तरफ से देना चाहूंगा कि इतने दिनों से हम लोग शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं और शिक्षकों को पहले संवेदित करने के लिए जिस तरह से आपने कार्यक्रम शुरू किया, 10 दिनों तक बिल्कुल पिछले 10 दिनों ठंड के दिनों में जिस तरह से हम लोग प्रशिक्षित हुए और जिसका लाभ मिला हम लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 10 दिन फिर वो जिंदगी के टर्निंग पॉइंट हुए और उसके बाद आप चीजों को समझ रही हैं कि नए शिक्षकों को लगातार इन सब चीजों पे अपडेट रहने की जरूरत है और जिस तरह के प्रयास चलाए जा रहे हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग आप जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें निखार आएगा और हम आगे चल के अच्छा इस तरह से इस दिशा में काम करेंगे। और तीसरा धन्यवाद अपने आदरणीय डॉक्टर रमाकांत सिंह सर को देना चाहूंगा, जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों में बड़ी ऊर्जा के साथ जितने भी नए कार्यक्रम हैं और नए तरीके की चीजें आती हैं वो चाहते हैं कि हम सभी तक वो पहुंचाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम तो चलते हैं तो बहुत सक्रिय रहते ही हैं, साथ में बीच में उनका यूट्यूब का जो श्रृंखला है बलिया एडू करके, वो बीच में प्रोफेसर केपी पांडे सर का वीडियो या जो भी कोर्स से संबंधित कोई ऐसा मटेरियल मिल जाएगा तो हम लोगों के ग्रुप में डालकर बाकायदा संबोधित करते हैं कि आप इस चीज की इस मटेरियल को अपने 2nd सेमेस्टर में भेजिए, 4th सेमेस्टर में भेजिए। हम लोग मैडम खुद भी देखते हैं और बच्चों को भी भेजते हैं और सबको लाभ मिल रहा है। और ऑनलाइन फोरम पे मुझे नहीं विश्वास हो रहा है कि बलिया जैसे
पिछड़े क्षेत्र में इतना अच्छा काम हो रहा है और ऑनलाइन फोरम पे हम लोगों को बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम लोग कहीं से कुछ कटे हुए हैं। सब चीजों से अपडेट हो रहे हैं और एक से एक विद्वानों से हम लोगों का वो हो रहा है, सामना हो रहा है और उनके वक्तव्यों से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। चौथा धन्यवाद मैं सभी शिक्षक बंधुओं को देना चाहूंगा जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। देश प्रदेश के कई सारे हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं और बड़े तल्लीनता के साथ मैं देखता हूँ सामान्य तौर पे जिस तरह से बहुत ज्यादा हो जाती है, 75-100 हो जाती है, धीरे धीरे समापन होता है तो 33 पे आ जाती है और कुछ कम होने लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी शिक्षक बंधु एक साथ लगे हुए हैं और लगातार जो शुरू में संख्या बनती है वो लास्ट तक बनी रहती है। ये दिखाता है कि शिक्षक बंधु भी बहुत गंभीर हैं इस मसले पर। और दूसरा कि जो हमारे संदर्भदाता हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन है इस बैठक में, उनके वजन में और उनके प्रेजेंटेशन में इतनी गंभीरता है, इतना ताकत है कि वो बांधे रखती हैं। तो मैं आप सभी को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की तरफ से धन्यवाद और हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हो रहा है और आप लोगों की जो उपस्थिति है यह दर्शा रही है कि निश्चित रूप से आप लगन के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो जूम का संख्या है वो 100 से ऊपर की नहीं है। इसलिए हमने इसको फिर स्ट्रीमिंग के माध्यम से यूट्यूब पर भी करने का प्रयास किया था। हालांकि आज हो नहीं पाया स्ट्रीमिंग, इसकी रिकॉर्डिंग को हम पुनः लोड कर देंगे, कुछ तकनीकी कारण से हो नहीं पाया। लेकिन जब भी इसके बाद संख्या आएगी तो हम तुरंत उसको स्ट्रीमिंग पर ले लेंगे, कोई भी बचेगा नहीं। हमारे जितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं अभी 272 हैं और हम आशा करेंगे कि सभी के पास सुनने की व्यवस्था हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पुनः धन्यवाद देते हुए इस आशा के साथ कि जब हम निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आप समय निकालेंगे। इसी के साथ हम विश्वविद्यालय कुलपति के मौन स्वीकृति से इस कच। जी हाँ सर, मुझे मैम से एक क्वेश्चन पूछना है सर, क्योंकि मैं परमिशन सर मैं सर मैम से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए नवीन। बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू फॉर डीप नॉलेज के लिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए मैम जो आपने बताया। मैम मेरा सिंपल सा एक ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे क्लास 5th के बाद से बच्चे जब क्लास 6 में आ जाते हैं तो वहाँ से चरित्र का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैम जैसे हमारे यहाँ भगवत गीता हुआ या फिर रामायण हुआ, उसका हिंदी वर्जन हो या फिर किसी भी एक ऐसे इंसान का हम लोग चरित्र के बारे में पढ़ाया जाता है जो क्लास 6 to 12 तक चले, तो थोड़ा सा मैम और इसमें वो होता क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन भी मिलता और प्लस थोड़ा सा संशोधन भी होता है। तो मैम मेरा फोकस क्लास 6 से बच्चों से चरित्र के ऊपर का है। अगर थोड़ा वो होता तो बच्चे और नॉलेज होते और इंडियन कल्चर की तरफ ज्यादा एग्रेसिव होते और मोटिवेट भी होते मैम। तो ऐसा कुछ इसमें नहीं हो सकता था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जबकि अब्रॉड में भगवत गीता और तो चरित्र के ऊपर मैम फोकस है। क्लास 6 के बाद बच्चे थोड़े बढ़ने लगते हैं तो नए नए तरीके से आने भी जुड़ना भी स्टार्ट हो जाता है। तो थोड़ा मैम उसके बारे में कुछ होता तो अच्छा लगता मेरे को। ठीक है नवीन जी, चरित्र पे तो है ही इसमें, क्योंकि जब हम स्किल्स और वो बात कर रहे हैं तो ये क्लास 6 से ही नहीं, ये शुरू से ही हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज 1 से ही। और इसको जिस जिस रूप में किया जा सकता है, जैसे आप एक ही उदाहरण दे रहे थे कि भगवत गीता के उससे जोड़ा जाए, ये एनसीईआरटी के द्वारा जो है बनना शुरू हो गया है सिलेबस। और किस तरह से जो हमारे भारतीय ज्ञान में जो भी चीजें हैं उनको किस तरह से किस क्लास के अनुसार जो है वो जोड़े, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये सब किस किस तरह से जोड़ी जाएंगी, वो जो है पाठ्यक्रम जो है वो क्लास वाइज बनना शुरू हो गया हुआ है। तो इस पे हमको नहीं, जो उसमें जो चीजें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी उसको फिर किस तरह से पढ़ाना है, उसकी पेडागोजी का भी क्या होगा, हमको केवल उसमें स्किल जो है वो लेनी है। तो क्योंकि स्कूल करिकुलम जो है वह एनसीईआरटी को दिया गया है तो वहीं से होगा। तो कैरेक्टर बिल्डिंग भी जब हम
ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो चरित्र के बिना बात नहीं हो सकती। एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं, पैशनेट छात्र की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें चरित्र आएगा। चरित्र के बिना तो हम विकास की संकल्पना नहीं कर सकते। तो ये बात इसमें दी हुई है। इसके लिए काफी सारे जो हैं वो जो जीवन मूल्य हैं, मूल्य आधारित शिक्षा, ये सब बातें जो हैं जोड़ी गई हैं विद्यालय शिक्षा से ही। ठीक है नवीन जी, तो ये जो आपने बात रखी है ये क्लास 6 से ही नहीं बल्कि फाउंडेशनल स्टेज 1 से ही जोड़ी गई है। धन्यवाद मैम। हमें लगता है कि नवीन जी संतुष्ट हो गए होंगे। इसी के साथ हम कुलपति मैम की मन स्वीकृति से इस आज के वेबिनार कम वर्कशॉप के समापन की घोषणा करते हैं।